नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे मणिपुर में बीते 1.5 महीने से लगातार जारी हिंसा की, जिसमें अब भी कोई कमी नहीं आ रही है। हम लगातार खबरें देख रहे हैं कि वहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों के घर जलाए जाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे हमला हुआ है, मंत्रियों और विधायकों पे हमले हुए हैं। और अब तो हम देख रहे हैं कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी बहुत दुखी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, बहुत दुख से पूछ रहे हैं कि मणिपुर का कोई पुरसा हाल क्यों नहीं है, मणिपुर एकदम स्टेटलेस कैसे हो गया है। 3 मई 2023 माने आज से ठीक 45 दिन पहले ये हिंसा शुरू हुई थी। इसमें अब तक 100 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं अपने ही देश में, अपने ही गृह प्रदेश में, अपनी जगहों को छोड़ के भागने पे मजबूर हैं, कैंप्स में रहने के मजबूर हैं। और एक बहुत अगर आप दिलचस्प बात देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पे पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने एक शब्द भी अब तक नहीं बोला है। देश का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी लगातार इस मुद्दे पे चुप है। आपको मणिपुर किसी बहस में नहीं मिलेगा, जबकि वहाँ पे 1.5 महीने से अब इंटरनेट प्रतिबंधित है। मणिपुर में पढ़ रहे जो बाकी भारतीय राज्यों के छात्र वगैरह थे वो वापस भाग के उनको आना पड़ा है। मणिपुर में सैन्य अधिकारी तक सुरक्षा मांगने पे, शरणार्थी कैंप्स में रहने पे मजबूर हैं, और उसके बावजूद इस देश में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। मणिपुर में ये हिंसा क्यों हो रही है, इसका जो एकदम एक तुरंत वाला कारण था जिसके बाद ये हिंसा भड़की, वह कारण था कि मणिपुर की हाईकोर्ट ने एक सिंगल जज की बेंच ने एक फैसला दिया था कि मणिपुर की जो बहुसंख्यक मैतेई समाज है, जो वहाँ पे ज़्यादातर इम्फाल वैली में ही रहती है, उसको जनजातीय श्रेणी दी जाए, उसको आदिवासी कैटेगरी में रखा जाए रिजर्वेशन में। अभी तक वो ओबीसी में आते हैं। आपको अगर मणिपुर की बनावट समझनी है तो मणिपुर में बेसिकली एक मैतेई आबादी है जिसका एक बड़ा हिस्सा हिंदू है, लेकिन एक हिस्सा क्रिश्चियन भी है। मैतेई प्रिंसली स्टेट रही थी आज़ादी के पहले, वहाँ पे एक मैतेई राज्य ही था। लेकिन इम्फाल वैली से आप जैसे ही निकलेंगे उसके जो ज़िले हैं, जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चूड़ा चांदपुर है, उरखुल है, इस तरह के जितने भी ज़िले हैं, सेनापति है, अगर आप उनको देखेंगे तो वो ज़्यादातर आदिवासी बहुल हैं। स्टेट का 53% जो पॉपुलेशन है वो मैतेई है, 50% से थोड़ी ज़्यादा, लेकिन उसमें मैतेइयों में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों हैं। और करीब 26% नागा हैं, करीब 14% कुकी हैं, और बाकी में अन्य सारी जातियाँ हैं। इन सारी जनजाति और हिली जो आबादियां हैं और जो वैली, जो इम्फाल वैली के मैतेई हैं, उनके बीच एक लंबे समय से एक तनाव तो रहा है, क्योंकि मैतेई राज्य में ज़्यादातर पदों पे काबिज हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का स्तर बेहतर है, इम्फाल वैली बाकी मणिपुर से ज़्यादा डेवलप्ड है, और ये सारे कारण रहे हैं। पॉलिटिकली भी जो 60 सीटें हैं मणिपुर विधानसभा में, उसमें 40 मतलब करीब करीब 2/3 सीधे सीधे मैतेई जनजाति के क्षेत्रों में आती हैं। उनमें मैतेई विधायक ही चुने जाते हैं, जबकि 20 सीट्स ऐसी हैं जो नागा और कुकी इलाकों में आती हैं और उनके विधायक आते हैं। तो मैतेई पहले से एक बेहतर स्थिति में रहे, और अगर उनको रिजर्वेशन मिलता है तो उनको अगर जनजातीय रिजर्वेशन मिलता है तो कुकी और नागा आदिवासियों को और अन्य समूहों को ये डर है कि उनका हक और मारा जाएगा। उनका जो हिस्सा है, उनका जो रिजर्वेशन है, उसमें से मैतेइयों को रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन ये बस तात्कालिक कारण था। इसके बाद जब 3 मई को एक रैली आयोजित की गई और उसके बाद हिंसा शुरू हुई, ये केवल एक प्रॉक्सिमेट कारण था। ये टेंशन जो है वहाँ पे वो इसके बहुत पहले से चल रही थी। पहला तो एक जो ये जनजातीय तनाव, आदिवासी समाजों के और मैतेई समाज के बीच जो एक लंबे समय से तनाव रहे हैं, उनके अंदर जो अविश्वास रहे हैं, उनके अंदर जो दिक्कतें रही हैं, एक वो। और इसके साथ साथ बीते कुछ दिनों में मणिपुर में करीब बीते 1-1.25 साल से लगातार भाजपा की जब ये नई सरकार चुन के आई है, उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स और रिजर्व फॉरेस्ट्स में जो कार्रवाइयाँ हैं वो 2 नाम पे की जा रही हैं। एक अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पे, और एक ड्रग्स पे। पॉपी कल्टीवेशन भी होता है मणिपुर में, यह सच है। ड्रग्स उगाई जाती हैं, ये सच है। और उसका आरोप एक स्तर पे कुकी लोगों पे ही ज़्यादातर लगाया गया कि वो प्राइमरी विलेन है इस ड्रग कल्चर के, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें तमाम सारे लोग शामिल हैं।
और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ की गई, जो एक मैसिव स्टेट एक्शन आया, उसकी वजह से ये जो तनाव है वो मोटा मोटा पिछले साल के दूसरे हिस्से से ही सुलग रहा है। नवंबर 2022 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मणिपुर का है उसने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके 38 ऐसे गांवों को, जो ज़्यादातर कुकी गांव हैं और जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर थे लेकिन मान्यता प्राप्त है कि कुकीज़ के हैं, उनको वहाँ पे रहने का हक है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और बोला कि ये गांव यहाँ पे नहीं रह सकते हैं क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हैं, इनको तोड़ा जाएगा, इनको हटाया जाएगा। और इसके खिलाफ खुद भाजपा के जो कुकी विधायक हैं उन्होंने बहुत सारे विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है। दूसरा जो एक कारण है, एक तो ड्रग्स वाला कि ये ड्रग कल्टीवेशन हो रहा है और उसको रोकने के नाम पे, पॉपी कल्टीवेशन को ख़त्म करने के नाम पे सरकार ने जो कार्रवाइयाँ की, जो खेत वगैरह जलाए, उसको लेके गुस्सा चल रहा था। उसके बाद जो बहुत एक एग्रेसिव आक्रामक तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम पे कुकी आदिवासियों के गांवों को जो नोटिस दी गई, उनमें से कुछ गांवों को तोड़ा भी गया, उसको लेके भी बवाल खड़ा हुआ। अगर आप याद करें तो 12 अप्रैल को ही खुद भाजपा के ही विधायक हैं जो कुकी समाज से आते हैं, पाउलिन लाल हाउकिप, उन्होंने अपनी ही सरकार से सवाल पूछा था कि ये क्यों किया जा रहा है, ये अचानक से चूड़ाचांदपुर में इतने सर्वे क्यों हो रहे हैं। और इसको कुकी समुदाय ने इस तरीके से देखा कि उनकी जो दशकों की, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनके जो पुरखों की जगह जमीन है जिस पे उनका हक है, उससे उनको बेदखल करने की ये साजिश की जा रही है। 21 फरवरी को सरकार ने एक सोकजांग गांव को खाली भी करा लिया था, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स के अंदर अब आता है, पहले नहीं आता था। 11 अप्रैल 2023 को लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट में 26 घर भी गिराए गए थे। और इन सब की वजह से एक गुस्सा बढ़ रहा था। एक दूसरा पहलू है कि मणिपुर की जो सीमा है वो बर्मा से लगती है और वहाँ पे लगातार जो बर्मी सरकार का जो दमन है, खासतौर पे चिन आदिवासियों पे, जिनके कुकी जनजाति से बहुत करीबी रिश्ते हैं, दोनों एक दूसरे संबंधित हैं, वे भाग के शरण ले रहे थे इन कुकी इलाकों में, नागा और कुकी इलाकों में, और जिसको भी अवैध अतिक्रमण के नाम पे और इलीगल इमिग्रेशन पे कार्रवाई के नाम पे सरकार कार्रवाई कर रही थी और जिसकी वजह से भी ये गुस्सा बढ़ रहा था। इन कार्रवाइयों के खिलाफ आप देखिए 3 मई की रैली के बाद हिंसा तो भड़की है, लेकिन ये हिंसा 3 मई से नहीं शुरू हुई। ये रैलियां, ये विरोध जो है, नहीं, हिंसा 3 मई से शुरू हुई है। ये जो रैलियां हैं, जो गुस्सा है, वो 3 मई से नहीं चल रहा है। 10 मार्च को ही पूरे जनजातीय इलाकों में, सभी 6 जनजातीय जिलों में बड़े जुलूस निकाले गए थे, साझा रैलियां आयोजित हो रही थी कि अवैध अतिक्रमण के नाम पे जंगलों पे कार्रवाइयां बंद की जाएं, गाँव को गिराना बंद किया जाए, गाँव को तोड़ना बंद किया जाए। लेकिन इसका जवाब सरकार ने क्या दिया? इसका जवाब सरकार ने ऐसे दिया कि 2008 से वहाँ पे जो एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, संधि विराम हुआ था, जो कुकी आर्म्ड ग्रुप्स हैं मणिपुर में, उनके साथ 2008 में कांग्रेस सरकार ने एक लंबे प्रयास के बाद एक समझौता किया था, जिसके बाद युद्ध विराम हुआ था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, कि दोनों एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे। और जिसके बाद कुकी विद्रोही जो थे, खासतौर पे कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी, जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट, इनके उग्रवादियों ने अपने हथियार रख दिए थे। इनको कैंप्स के, इनको असम राइफल्स की निगरानी में कैंप्स के अंदर रखा गया था, इनके हथियारों को भी जमा करवाया गया था। लेकिन 2008 के इस समझौते से जब मार्च में विरोध शुरू हुआ तो सरकार एक तरफा कार्रवाई में बाहर आ गई और उसके बाद गुस्सा और बढ़ा। इसका एक और पहलू है कि मणिपुर के जो जंगल हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, माना जाता है कि उनमें खनिज के बहुत बड़े भंडार हैं और अवैध अतिक्रमण के नाम पे, जंगलों की सुरक्षा के नाम पे जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उन्हें जनजातीय समूह ने ऐसे भी देखा कि इस खनिज संपदा पे कब्जे के लिए उनको हटाने की साजिश की जा रही है, ये सरकार की एक साजिश है, और कि उनको बेदखल किया जाए, लैंड ग्रैब इसको समझा जाए। और उस सिलसिले उसने भी इस आग को घी दिया। कायदे से सरकार को इन सारी बातों से बैठ के सुलझना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि उनकी ऐसी कोई रणनीति नहीं है, उनकी ऐसी कोई साजिश नहीं है, और
ड्रग्स पे जो वार है वो जरूरी है, इलीगल इमिग्रेशन को रोकना भी जरूरी है, ये दोनों एक अनिवार्य काम है। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई पोस्चरिंग नहीं की, ऐसा कोई रिकॉन्सिलिएशन का कोई इंटरेस्ट, कोई रुझान ही नहीं दिखाया कि उसकी कोई रिकॉन्सिलिएशन का कोई एजेंडा है, बल्कि वो आक्रामक बनी रही, वो हमलावर बनी रही। और जिसके खिलाफ खुद भाजपा के भी जो तमाम कुकी विधायक हैं, और भाजपा की सरकार ही स्टेट में, उसके जो समर्थक बाकी एक जो कुकी लोकल पार्टी है उसके जो 2 विधायक हैं, उन्होंने भी इसका लगातार विरोध किया, लेकिन बात बनी नहीं। और इसके बाद जब 3 मई को हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जुलूस निकला, उसके बाद से हिंसा भड़कती रही। हिंसा भड़कने के बाद भी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, स्थिति से निपटने के लिए कोई गंभीर रुझान नहीं दिखाया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे दोनों समूहों को विश्वास हो कि इस बात को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एकदम अंत में गए, मई महीने के अंत में उन्होंने दौरा किया मणिपुर के अशांत क्षेत्रों का। फिर भी उन्होंने वहाँ पे जो निर्णय लिए, जो शांति कमेटियाँ वगैरह बनाई, उनका कोई बहुत असर नहीं हुआ। असल में जो शांति कमेटी बनाई उसमें नामित ज़्यादातर सदस्यों ने शांति कमेटियों में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहाँ पे इंटरनेट अभी भी प्रतिबंधित है। ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि इधर बीते 3-4 दिनों से फिर से हमले बढ़े हैं, लगातार हमले बढ़े हैं। इस बार जो गुस्सा है वो भाजपा नेताओं के खिलाफ भी खास तौर पर दिख रहा है। उधर दूसरी तरफ जो कुकीज हैं उनके चर्च वगैरह भी जलाए जा रहे हैं। बहुत सारी आबादी जो है वो विस्थापित है, और ऐसी स्थितियों में कायदे से तो सरकार को तुरंत कार्रवाई कर, तुरंत लोगों को विश्वास में लेकर के पीस कमेटीज बना के कुकीज, नागास, मैतेई तीनों समूहों को साथ में बैठा के ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी संदेह हैं, जो भी तनाव हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको निवारण उनका किया जाए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, लोगों में एक विश्वास दिलाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब तो मैंने जैसा कि बताया, वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल एक रिटायर्ड हैं सेना के, वे कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक राइफल से फायर चल रही हैं, और जो मणिपुर के हालात हैं वो सीरिया और लेबनान के हालात जैसे बन गए। एक दूसरे जो पहले भारत के ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल जो मणिपुर राज्य से बने, उनका भी यही कहना है कि स्थिति बहुत ठीक नहीं है। दिन दहाड़े लोग सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूट रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों पे भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, हिंसा को तुरंत रोका जाए, हिंसा करने वालों पे कड़ी कार्रवाई की जाए, ना कि उनसे लूटे गए हथियार वापस करने की अपील की जाए। और स्पेशली मैंने कहा कि ये जो कारण है वो आरक्षण नहीं, उसने सिर्फ आग में घी डाला है। जो कारण है वो है जो फॉरेस्ट एक्ट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के जो तरीके हैं, और कुकी और नागा समुदायों को जो लग रहा है कि ड्रग्स को रोकने के नाम पे, ड्रग्स पे एक्शन के नाम पे और इलीगल इंक्रोचमेंट को रोकने के नाम पे उनको बेदखल करने की साजिश से, उनके पुरखों के इलाके से इसको रोका जाना चाहिए। एक कारण जो मैं भूल गया था कि इसमें एक और है जो बड़ी बात है कि कुकी और नागा दोनों ही समुदाय जमानों से, बहुत सालों से जंगलों में रहते आए हैं, और जब आबादी बढ़ती है तो वो जहाँ पे हैं उनके गांव, उससे आगे बढ़ के रिजर्व फॉरेस्ट में भी और भी घर बनाते हैं, और इसको सरकार अतिक्रमण बोलती है। अब जो बीरेन सिंह की सरकार है वो सैटेलाइट डेटा को यूज कर रही है, बिना किसी सर्वे वगैरह के बता रही है कि अगर 2020 में सैटेलाइट डेटा में यहाँ पे कोई गांव नहीं था और अब है तो हम उसको तोड़ देंगे, जिसने भी बहुत अविश्वास पैदा किया है। एक क्लियर फॉरेस्ट पॉलिसी की ज़रूरत है जो इंगेजिंग भी हो, जो सेंसिटिव भी हो, जो ये भी देखे कि इस पॉपुलेशन का क्या करना है। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो उन्हीं गाँव में नहीं रह सकती, तो जो नए गाँव हैं उनको रिकग्नाइज कैसे किया जाए, या ना रिकग्नाइज करना हो तो कुकी और नागा समुदाय को विश्वास में कैसे लिया जाए, जो सदियों से उन्हीं जंगलों में रहते आ रहे हैं, और तब इस इश्यू को सॉल्व किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई बहुत उम्मीद नहीं है इस समस्या के सुलझने की, और यही वहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर बात करेंगे किसी और मुद्दे पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को
लाइक और साझा करें।